आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई चार्ज हम एस्टेब्लिश कर दिए किसी पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर, पॉइंट ओ पर हम किसी चार्ज को एस्टेब्लिश कर दिए। सपोज दैट किसी पॉइंट ए पर हम दूसरा चार्ज Q0 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? Q0 रख रहे हैं, दूसरा चार्ज। दोनों का नेचर कुछ भी हो सकता है। ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। निश्चित रूप से दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा। वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है, आकर्षण का बल भी हो सकता है, विकर्षण का बल भी हो सकता है। लेकिन जो भी बल है, क्यों बल लगेगा दोनों के बीच में, हम आपको बता चुके हैं कि दो चार्ज Q1 और Q2 अगर r दूरी पर है तो दोनों के बीच में यह बल लगता है। कूलम्ब्स लॉ में यह बात हम लोग बता चुके हैं। कूलम्ब्स लॉ को हमेशा दिमाग में रखना है। उसी के आधार पर जितना टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, सभी कूलम्ब्स लॉ के आधार पर पढ़ना है। तो यह Q जो है Q0 पर फोर्स लगाएगा, किसके अनुसार? कूलम्ब्स लॉ के अनुसार। अगर Q0 को हटा करके पॉइंट B पर रखेंगे तब क्या होगा? फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्यों घट जाएगा? इसलिए कि Q से Q0 का दूरी जो है वह बढ़ गया। Q0 से Q0 की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। और कूलम्ब्स लॉ में आप पढ़ चुके हैं कि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स का मान, फोर्स का वैल्यू घटता है। फिर Q0 को उठाकर हम लोग पॉइंट C पर ले गए। इस बार फोर्स का वैल्यू और घट गया और कम हो गया। Q जो Q0 पर फोर्स लगा रहा था, अगर Q0 जब पॉइंट A पर था तो जितना फोर्स लग रहा था उतना फोर्स Q0 को B पर रखने पर नहीं लगा, क्योंकि Q0 की दूरी Q से कम हो गई, इसलिए फोर्स जो है वह कम हो गया। सॉरी, दूरी बढ़ गई इसलिए फोर्स क्या हुआ? कम हो गया। दूरी और बढ़ा दिए, फोर्स और कम हो गया। किसके अनुसार? कूलम्ब्स लॉ के अनुसार। कूलम्ब्स लॉ में आप पढ़ चुके हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी दूरी बढ़ती है तो फोर्स का मान घटता है। यह बात आप कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं। तो घटने की एक सीमा है, फोर्स का मान कम होने की एक सीमा है, ठीक है। कम होते होते फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा और कोई ऐसा स्थान आएगा जहां पर बिल्कुल फोर्स नहीं लगेगा। उसी तरह से जिस तरह से दो चुंबक को आप एक दूसरे के नजदीक रखते हैं, काफी फोर्स लगता है। जैसे से दूरी बढ़ाते जाते हैं फोर्स का वैल्यू कम होता जाता है। कम होते होते फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो मान लीजिए Q0 को हम दूर हटाते जा रहे हैं, यह बाउंड्री है। इस बाउंड्री के बाहर कोई पॉइंट D है जहां पर Q0 पर फोर्स नहीं लग रहा है, बिल्कुल नगण्य नेग्लिजिबल फोर्स नहीं लग रहा है। फिर इस बाउंड्री के अंदर हम लाते चले आए
फिर जैसे बाउंड्री के अंदर इंटर किया फिर फोर्स लगना शुरू हो गया। इस क्यू नॉट को जैसे इस बाउंड्री के अंदर लाए फिर फोर्स लगना शुरू हो गया, बाउंड्री के बाहर ले गए फोर्स लगना कम हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि क्या यह डिस्टेंस एक ही साइड में रहेगा, यह डिस्टेंस नीचे भी होगा, यानी यहां तक फोर्स लग रहा है, इस लाइन के आगे फोर्स नहीं लग रहा है। इतनी दूरी तक इस चार्ज Q के कारण किसी दूसरे चार्ज पर यहां तक फोर्स लग रहा है, यहां के आगे फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसके ये जो दूरी इधर हम दिखाए हैं राइट साइड में, यह दूरी इधर भी हो सकता है, यहां भी यहां कुछ दूरी तक, इतना ही दूरी तक लगेगा उसके बाद नहीं लगेगा। यह दूरी नीचे भी हो सकता है, यहां तक लगेगा उसके बाद नहीं लगेगा। यह दूरी इधर भी हो सकता है, यहां तक लगेगा उसके बाद नहीं लगेगा। यह दूरी इधर भी हो सकता है, यहां तक लगेगा उसके बाद नहीं लगेगा। यह दूरी इधर भी हो सकता है, 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 आपकी ओर भी हो सकता है, मेरी ओर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। यानी इस चार्ज को अगर किसी पॉइंट पर हम स्थिर रखे हैं तो इसके चारों ओर एक ऐसा स्पेस बन जाता है, स्फेरिकल स्पेस, गोलाकार स्पेस बन जाता है। ठीक है, जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज इंटर करेगा तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार वह फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। उस किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, आकर्षण का बल या विकर्षण का बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच एन अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। The space around a charge in which an another charge experiences some electrostatic force of attraction or repulsion is called electric field or electrostatic field। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश स्थिर विद्युतीय आकर्षण या विकर्षण बल का
अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र या स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कहलाती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी अभी आपने देखा कि हम किसी पॉइंट ओ पर चार्ज क्यू को एस्टेब्लिश किए थे। इस क्यू को पॉइंट ए पर किसी दूसरे चार्ज को, सपोज दैट यह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट यह चार्ज क्यू है, इसका यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, वो सेंटर हो गया, सब डिस्टेंस बराबर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट ए पर हम किसी चार्ज क्यू नॉट को रखें, निश्चित रूप से यह फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। बी पर रखे फिर भी फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन बी पर फोर्स का मान कम हो जाएगा। कौन सा फोर्स? जो चार्ज क्यू नॉट पर अप्लाई कर रहा था, क्यू नॉट पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा। सी पर रखे और कम हो जाएगा, डी पर रखे नेग्लिजिबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस चारों पॉइंट में किस पॉइंट पर क्यू नॉट चार्ज पर सबसे अधिक फोर्स लग रहा था? निश्चित रूप से पॉइंट ए पर सबसे अधिक फोर्स लग रहा था। यानी कि पॉइंट ए पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग थी, सबसे अधिक थी। पॉइंट बी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम थी। क्यों कम थी? इसलिए कि बी पर चार्ज क्यू नॉट को हम रखे थे तो यह कम फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा था। सी पर रखे क्यू नॉट को और कम फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा था, फोर्स और कम हो गया था, यानी सी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गया था, और डी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था। क्यों जीरो हो गया था? इसलिए कि क्यू नॉट के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा था, जो बल का अनुभव किया जा रहा था, वह डी पर नेग्लिजिबल था, नगण्य था। इसलिए पॉइंट डी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? जीरो था। समझ में आ गई बात? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसको है? अब है कि इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की माप कैसे होती है, मेजरमेंट कैसे होता है। एक बार फिर से सुनिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्यू नॉट को पॉइंट ए पर रखे, सबसे अधिक फोर्स लग रहा था इस चारों पॉइंट के कंपेयर में, पॉइंट ए पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे अधिक थी। इस क्यू नॉट को बी पर रखे, फोर्स में थोड़ी कमी आई डिस्टेंस बढ़ने के कारण, किससे? चार्ज क्यू से। तो यहां से पॉइंट बी पर फोर्स कम हो गया था, यानी पॉइंट बी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, पॉइंट सी पर और कम था, पॉइंट डी पर जीरो हो गया था। ठीक है, यानी पॉइंट सी पर फोर्स और कम लग रहा था, पॉइंट डी पर नेग्लिजिबल फोर्स लग रहा था। अब है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, कैसे मापेंगे। ठीक है, तो कैसे मापेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जितने फोर्स का एक्सपीरियंस किया जाएगा उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। फिर से सुनिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जितने फोर्स का एक्सपीरियंस किया जाएगा उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, यानी मेजरमेंट कैसे होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। सपोज दैट कि यह जो चार्ज Q0 है पॉइंट ए पर F फोर्स का एक्सपीरियंस किया। पॉइंट ए पर कितना फोर्स का एक्सपीरियंस किया? F फोर्स का एक्सपीरियंस किया। तो यह जो चार्ज Q0 है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वह F फोर्स का एक्सपीरियंस किया। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए पर कितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा? Q0 F फोर्स का एक्सपीरियंस किया तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना एक्सपीरियंस करेगा? F बाई Q0। यही पॉइंट ए पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही पॉइंट ए पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए पॉइंट बी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट बी पर Q0 को रखेंगे। F का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। F का वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी पॉइंट बी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। पॉइंट सी पर Q0 को रखेंगे। इस फोर्स का वैल्यू जो ए पर लग रहा था, Q के द्वारा जो Q0 पर फोर्स लगाया जा रहा था वेक्टर F, वह और कम हो जाएगा, यानी कि F का वैल्यू और कम हो जाएगा, तो E का वैल्यू और कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? वह कम होता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब वह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहलाएगा, वहां पर फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। In an electric field, the force experienced by unit positive charge at a point is called intensity of electric field at that point. The intensity of electric field at a point is represented by वेक्टर E ऐसे। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश के द्वारा अनुभव किया गया बल
बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। If a charge Q naught experiences a force vector F at any point in an electric field, then यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर आवेश प्लस क्यू नॉट एफ बल का अनुभव करता है, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देन intensity of electric field at that point क्या होगा? E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, इसको नोट कर लीजिए। E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट का मतलब क्या हुआ? E यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल या केवल बल, बाई चार्ज। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? विद्युत बल बटा आवेश। ठीक है। अब एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? खुद देख लीजिए।
इलेक्ट्रिक फोर्स है, चार्ज है। इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होगा? बल का क्या होगा? न्यूटन। और चार्ज का क्या होगा? कूलम। न्यूटन पर कूलम क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। N/c लिखिए चाहे Nc-1 लिखिए, न्यूटन पर कूलम। हिंदी में लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। नोट कर लीजिए। अब है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर ई बराबर क्या होता है? F/Q0। यहाँ केवल मैग्नीट्यूड लिखे हैं, ई को हम लोग बड़ा ब्रैकेट से घेर दिए, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं। यहाँ डायमेंशन में हम बता चुके हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? mlt-2। फर्स्ट चैप्टर जो 11th में पढ़े थे उसको रिवाइज कीजिएगा आप लोग। चार्ज Q0 का क्या होगा? AT। यह AT कहां से आया? यह सब हम बता चुके हैं 11th में। AT के बारे में बता रहे हैं। AT के बारे में I इक्वल टू होता है Q/T। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा? करंट इनटू टाइम। जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो I का करंट का A हो गया, चाहे I रहेगा, और टाइम का T हो गया। इसीलिए Q बराबर Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा, और चाहे IT हो जाएगा। तो ये कितना होगा? ये होगा mlt-3 A-1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यह लिखिए, चाहे mlt-2 I-1 लिखिए, बात बराबर। A भी रह सकता है, I भी रह सकता है। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जा चुका है। इसको साइड में ऐसे लिख लीजिए, घेर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब है एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। मान लीजिए किसी चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट A है, जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यह निकालना है। ठीक है, लेट A point A lies at a distance a small r from a charge Q in its electric field। मान लिया कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A स्थित है।
at this point electric force experienced by another charge plus q naught इस बिंदु पर दूसरे आवेश प्लस क्यू नॉट के द्वारा अनुभव किया गया बल फिर से मान लीजिए कि किसी चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज Q से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट A है। इस पॉइंट A पर दूसरे चार्ज प्लस Q नॉट के द्वारा अनुभव किया गया बल द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज प्लस Q नॉट एट दिस पॉइंट A। कितना फोर्स का एक्सपीरियंस किया जाएगा? कूलम्स लॉ को दिमाग में रखिए, F इक्वल टू Q1 Q2 बाई K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अगर यह वैक्यूम में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। पहले इसको नोट कर दीजिए। तो जिस फोर्स का एक्सपीरियंस किया जाएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? F इक्वल टू या तो K लिखिएगा, अगर यहां स्पेस वैक्यूम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर। कहां से आया Q नॉट बाई आर स्क्वायर? हम बता चुके हैं आपको फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो चार्ज Q के द्वारा Q नॉट पर जो फोर्स लग रहा था उसका मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर। Therefore force experienced by unit positive charge at that point, that is intensity of electric field at point A। अतः उस बिंदु पर एकांत धन आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल अर्थात बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E बराबर F बाई Q नॉट। F क्या था? F था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर अब बाई Q नॉट। F क्या था?
1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अब बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए। क्या होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में, यही एक्सप्रेशन हो गया। यहां क्या देखे, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी Q का वैल्यू जितना अधिक होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर उतना ही अधिक होगा। दूरी जितना अधिक होगा, डिस्टेंस जितना अधिक होगा किसी पॉइंट का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर उतना ही कम होगा। ये जो चार्ज Q है, आप देख रहे हैं कि यह जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज Q पर डिपेंड कर रहा है। जिस चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में यह पॉइंट A है, इस चार्ज को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं, सोर्स चार्ज। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ये नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड का होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, हर चीज लिखना जरूरी नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए। टेस्ट चार्ज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है और यह नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड का होता है, नगण्य परिमाण का होता है। नगण्य क्यों होता है, नगण्य इसलिए होता है, नेग्लिजिबल इसलिए होता है कि कोई दूसरा चार्ज इस पर आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, आकर्षण या विकर्षण का बल लगा सके। मान लीजिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रखे और इसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा है। ये सोर्स चार्ज से बड़ा मैग्नीट्यूड का चार्ज हम रख दिए सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या होगा, यह इस पर फोर्स लगा के इसको भगा देगा या अपनी ओर बुला लेगा। हम इसको रखे टेस्ट करने के लिए, टेस्ट चार्ज, और इसका मैग्नीट्यूड इस चार्ज Q से अधिक था। अगर इसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा होगा और यह पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इसी को भगा देगा, भागो यहां से, हम ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन यह सोर्स चार्ज है इसलिए ऑलवेज इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए। यह टेस्ट चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल होना चाहिए ताकि कोई भी दूसरा चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई कर सके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो क्या देखे, यह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ग्राफ बनाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यह ग्राफ होगा, Q का वैल्यू बढ़ेगा, E का वैल्यू बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ हो गया और यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो गया। R का वैल्यू बढ़ेगा, E का वैल्यू घटेगा। ऐसे ऐसे, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और मान लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर मानते हैं तो अब ऐसे मानिए 1/r²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानिएगा तो 1/r² मानिएगा, तो अब फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानिएगा 1/r² का, तो r का वैल्यू बढ़ता जाएगा, 1/r² का वैल्यू, ठीक है, कम होता जाएगा, e का वैल्यू बढ़ता जाएगा। 1/r² का वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक है, e का वैल्यू बढ़ता जाएगा।
1/r² के अनुसार क्या होगा, यू का ई का वैल्यू बढ़ेगा, r² के जगह पर क्या है, r का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ई का वैल्यू घटता जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, r का पावर -2 भी लिख सकते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब है डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, निश्चित रूप से उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, अगर सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तब किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। निश्चित रूप से टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, यह किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बाहर की ओर, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर की ओर। और अगर यह नेगेटिव चार्ज है, यह सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तब टेस्ट चार्ज किधर फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, इनवर्ड, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर लग रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन। पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में यही टेस्ट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, आकर्षण के बल का अनुभव करेगा, यानी इनवर्ड फोर्स लगेगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा। और आप वेक्टर ई को क्या लिखेंगे, 1/4πε0 q/r² r कैप भी लिख सकते हैं, n कैप भी लिख सकते हैं, e कैप भी लिख सकते हैं। जो डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शन आप यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी यूनिट वेक्टर, जैसे n कैप हम लिख दिए, वेयर n कैप is a unit vector which represents direction of intensity of electric field। यहां लिख देता हूं, जहां n कैप एक इकाई सदिश है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है और किसी पॉइंट A पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यह प्राप्त करना है। तो आप खुद देख लीजिए। सपोज दैट Q1 के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 हो Q2 के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो, Q3 के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E3 हो, Q4 के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E4 हो
तो जैसे फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज बताए थे उसी तरीके से इस पॉइंट ए पर इस सभी चार्ज के द्वारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना चार्ज रहेगा सब के कारण अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम। उसी तरह से जिस तरह फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज बताए थे, सेम चीज फिर से Q1 के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1, Q2 के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2, Q3 के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E3, Q4 के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E4। तो पॉइंट ए पर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सभी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम, यानी कि वेक्टर E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। आप फिगर बनाइए, हम इधर लिख रहे हैं। Intensity of electric field at a point due to several charge is equal to the vector sum of all intensity of electric field, all intensities of electric field at that point due to all charges, all charges कई आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। पहले इसको नोट कर लीजिए। इफ E1, E2, E3 dot 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 are intensities of electric field at any point A due to charge Q1, Q2, Q3 respectively, then यदि आवेश Q1, Q2, Q3 के कारण किसी बिंदु A पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1, E2, E3 हो, तब उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता then net intensity of electric field at that point क्या होगा? वेक्टर E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 आप प्लस डॉट डॉट डॉट। नोट कर लीजिए, बात समझा चुके हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए, इफ R1, R2, R3 are distances of point A from charge Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट रेस्पेक्टिवली। Q1 से पॉइंट A का डिस्टेंस अगर R1 है, Q2 से वही डिस्टेंस R2 है, Q3 से डिस्टेंस R3 है, Q4 से डिस्टेंस R4 है। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3, वेक्टर R4, वेक्टर R4 नहीं, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर R1, R2, R3, R4 यह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तब E बराबर कितना होगा, खुद देख लीजिए। E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 स्क्वायर R2 कैप। उसी तरीके से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q2, Q3 बाई R3 स्क्वायर R3 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें आप कॉमन भी ले सकते हैं। क्या कॉमन लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। क्या बचा, Q1 बाई R1 स्क्वायर R1 कैप, Q2 बाई R2 स्क्वायर R2 कैप, Q3 बाई R3 स्क्वायर R3 कैप प्लस ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और आज इतना ही।